दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब। कई दफ़ा हम लोग जो टीवी पे प्रोग्राम्स देखते हैं और अखबार पढ़ते हैं तो कई लफ्ज़ ऐसे इस्तेमाल होते हैं, रोज़ इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हमें उनके बारे में नॉलेज नहीं होती और हम उसको समझने की कोशिश भी नहीं करते और पूरी ज़िंदगी बीत जाती है। कुछ ऐसे लफ्ज़ होते हैं, अब कुछ ऐसे स्पेलिंग्स हैं जिनको के लिखते वक्त हमेशा हमें दिक्कत होती है। और जैसे मुझे अपनी बात ही करूं तो कई साल बीत गए, सारी ज़िंदगी बीत गई, कई शब्दों के स्पेलिंग्स अभी भी कन्फ्यूजन हमेशा रहता है। ऐसा होता है ना, तो हम उसी के साथ जीते रहते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि 1 मिनट लगा के 10 मिनट लगा के उस चीज़ को क्लियर कर लें और उसके बाद सारी ज़िंदगी क्लैरिटी के साथ जिए। लेकिन हम सुस्ती कर जाते हैं, उस कन्फ्यूजन के साथ ही ज़िंदगी बिताते रहते हैं। तो अगर हमें उस बात का ज्ञान हो तो बात को समझने में आसानी रहती है। जो स्टॉक मार्केट वाले लोग हैं वो जब टीवी देखते हैं या किसी को बात करते हुए सुनते हैं, किसी की यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, तो उनको कई शब्द सुनने में मिलते हैं जिनका उनको मतलब नहीं पता होता। मुझे खुद को कई चीज़ों के मतलब नहीं पता होते थे, तो सुन लेते थे, कोशिश करते थे समझने की, लेकिन समझ वो नहीं आती थी। तो हम उसको क्लियर करने की कोशिश करने की बजाय उसी के साथ जीते रहते हैं सारी ज़िंदगी। तो अगर एक बार हम रुक के ध्यान से उस चीज़ को समझ लें, उस शब्द को जो बार बार इस्तेमाल हो रहा है, तो क्यों ना हम बाकी की ज़िंदगी जो है वो क्लैरिटी के साथ बिताएं। तो एक आज हम बात करेंगे फेडरल रिजर्व बैंक। अमेरिका का सेंट्रल बैंक जो है फेडरल रिजर्व बैंक के नाम से जाना जाता है। तो जो भी दुनिया में शेयरों का काम करते हैं या फाइनेंशियल मार्केट्स में है, तो उनको अक्सर सुनने में मिलता होगा फेडरल रिजर्व बैंक ने ये कर दिया, फेडरल रिजर्व बैंक ने वो कर दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिए, बढ़ा दिए, इंटरेस्ट रेट कम कर दिए। तो हमें फेडरल रिजर्व बैंक जो दुनिया का सबसे ताकतवर बैंक है, सेंट्रल बैंक कहलाया जाता है, क्योंकि उसके जो प्रेसिडेंट हैं जर्मी पॉल हैं आजकल, तो वो एक बार एक सेंटेंस भी कह दें उससे बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर मार्केट दुनिया की ऊपर नीचे हो जाती है, क्योंकि उसी से पॉलिसी चलती है। तो हमारे अगले कुछ साल, कई साल हमारे जीते जी तो जो ये सेंट्रल बैंक है अमेरिका का, फेडरल रिजर्व जिसे कहते हैं, तो उसकी जो ये ताकत है वो कंटिन्यू रहेगी। तो क्यों ना हम आज समझ लें कि ये सेंट्रल बैंक अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व बैंक जिसे कहते हैं, तो उसका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, कितने मेंबर्स होते हैं, कैसे वो काम करता है और उसकी ताकत क्या है, कैसे वो इन्फ्लुएंस करता है वर्ल्ड मार्केट को या अमेरिकन मार्केट को, और उसके पास पैसे कहाँ से आते हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अमेरिका में फेडरल रिजर्व बैंक है। तो दोस्तों, अगर मैं आपको ये कहूँ कि सबसे दुनिया का ताकतवर बैंक जिसे सेंट्रल बैंक कहा जाता है, उस बैंक के पास कोई भी पैसा नहीं होता, तो आप शायद नहीं मानेंगे। ये डिपॉजिट ले सकते हैं। कभी आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कोई ब्रांच देखी जहाँ पे ये लोगों के डिपॉजिट ले रहे हों? नहीं ना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे इंडिया में है, तो फेडरल बैंक अमेरिका में है, इसके पास कोई पैसा नहीं होता, इसकी कोई ब्रांच नहीं होती, ये पब्लिक से किसी तरह का कोई डिपॉजिट नहीं लेते। अच्छा, फिर आप सोचते होंगे कि यार ये फिर गवर्नमेंट से पैसे लेते होंगे। अगर मैं ये कहूँ कि गवर्नमेंट से, अमेरिकन गवर्नमेंट से ये पैसे नहीं लेते, अच्छा लोगों से डिपॉजिट भी नहीं लेते, गवर्नमेंट से भी पैसे नहीं लेते, तो फिर ये प्रिंट कर देते होंगे। अक्सर आपने देखा होगा फेड प्रिंट कर रहा है जी, फेड प्रिंट कर रहा है। फेड नोट प्रिंट नहीं करता, फेड को ताकत ही नहीं है, फेड की पावर में नहीं है, ना उसके हाथ में ये प्रिंटिंग प्रेस है, तो ना वो प्रिंट कर सकता है, ना लोगों से डिपॉजिट ले सकता है, ना वो गवर्नमेंट से पैसा ले सकता है। तो फिर भैया उसके पास पैसा आता कहाँ है, कहाँ से है, और उसकी ताकत कहाँ से आती है? उसकी ताकत तो तभी आएगी ना जब आपके पास पैसे का कंट्रोल होगा। तो पैसे आपके पास है नहीं, तो कैसे ताकत आती है? ये एक ना
बड़ी ऐसी चीज़ आज आपको बताऊंगा मैं कि आप हैरान हो जाओगे सुन के कि फेड जो है वो एक इमेजिनरी पैसे के साथ काम करता है। मैं आगे चल के अभी आपको बताता हूं कि फेडरल रिजर्व के पास कोई पैसा नहीं होता, लेकिन फिर भी ये इन्फ्लुएंशियल है फाइनेंशियल मार्केट में इतना ज़्यादा। तो ये आपके लिए एक ज्ञान वाली वीडियो होने वाली है। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है। फेडरल रिजर्व जो है ना, उसके 7 गवर्नर्स होते हैं, ठीक है, 7 मेंबर्स होते हैं उसके, और एक उनमें से फेडरल चीफ होता है। तो सातों को वोटिंग राइट्स होते हैं। कभी भी डिसीजन लेना है, रेट इंटरेस्ट कम करने हैं, बढ़ाने हैं, तो उसके सातों मेंबर्स की वोटिंग राइट्स होते हैं। तो एक उनका चीफ होता है। 14 साल का इनका टेन्योर होता है। एक जो फेडरल गवर्नर बन जाता है, फेडरल बैंक में गवर्नर बन जाता है, उसकी 14 साल तक वो उसका मेंबर रहता है। जो 7 मेंबर्स है 14 साल। तो जो उसका चीफ है वो 4 साल के लिए बनाया जाता है। तो 4 साल के बाद उसको दोबारा से बनाया जा सकता है। ठीक हो गया। और जो चीफ बनना है वो उन्हीं 7 मेंबर्स में से ही किसी को चीफ बनना होता है, और प्रेसिडेंट उस चीफ को नॉमिनेट करता है। इवन जो गवर्नर्स बनाने होते हैं 7, उनको भी प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट करता है, और सेनेट जो है, अमेरिका का जो सेनेट है, वो उसे पास करता है, अप्रूव करता है। तो फेडरल चीफ जो है, फेडरल बैंक का जो चीफ है, उसको भी प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। जैसे उन्होंने अभी केविन वाल्श को नॉमिनेट किया हुआ है, प्रेसिडेंट ने पिक किया हुआ है, तो उसको सेनेट ने अप्रूव करना है। जब सेनेट अप्रूव कर देगी तब वो गवर्नर चीफ बनेगा, फेडरल बैंक का चीफ बन जाएगा मई से। अच्छा, तो फेडरल चीफ जो है, जर्मी पोल पुराना वाला जो है, तो उसको 14 साल पूरे होने तक उसका फेडरल गवर्नर बनने का हक है। अगर हालांकि मई में वो चीफ से हट जाएगा, लेकिन अगर उसके 11 साल हुए हैं चीफ बने हुए, या 10 साल हुए हैं, तो बाकी के 4 साल उसके अभी बचे हुए हैं, वो फेडरल गवर्नर एज ए मेंबर, 7 का जो बोर्ड के मेंबर्स हैं, उसका मेंबर बनने को कंटिन्यू कर सकता है 14 साल तक, उसके एक्सपायर अगर ना हो तो उसकी मर्जी है। अगर वो नहीं बनेगा, फेडरल चीफ से डिमोट होके मेंबर बन जाएगा, तो फिर वो ना बने तो उसके लिए फिर नया मेंबर जो है प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा, तो फिर वो उसकी जगह एक नया मेंबर आ जाएगा। अच्छा, फेडरल बैंक जो है वो करता क्या है, अब आपको बताऊं कि वो करता क्या है। उसके पास ताकत कहाँ से आती है? पैसा नहीं, प्रिंटिंग भी नहीं कर सकता, गवर्नमेंट से भी पैसे नहीं लेता। तो आपको बताता हूं कि ये एक इमेजिनरी जो हवा में पैसे होते हैं ना, वो क्रिएट कर सकता है। फेडरल चीफ हवा में पैसे क्रिएट कर सकता है। रिजर्व अकाउंट इसके पास एक होता है। फेडरल बैंक के पास एक खाता होता है। सारे बैंकों का उस फेडरल बैंक के साथ एक रिजर्व अकाउंट होता है। ठीक हो गया। हर बैंक, जो भी कमर्शियल बैंक है, बैंक ऑफ अमेरिका, जेपी मॉर्गन चेस, जितने भी बैंक होते हैं अमेरिका में, उनका जो एक खाता होता है फेडरल बैंक के पास, उसे कहते हैं रिजर्व अकाउंट। ठीक है जी। अच्छा, ये रिजर्व अकाउंट हर कमर्शियल बैंक का जो है ना फेड के पास होता है। जैसे आपका सेविंग बैंक में अकाउंट है, तो पैसे जमा कराओ तो क्रेडिट दिखाता है, पैसे निकलाओ तो माइनस दिखा देता है इतने पैसे। तो इसी तरह से बैंक का अकाउंट जो होता है वो फेडरल बैंक के पास, फेडरल रिजर्व बैंक के पास उनका रिजर्व अकाउंट होता है। तो वो सिर्फ डिजिटल डॉलर जमा होते हैं उसमें। डिजिटल डॉलर जमा होते हैं बैंकों के। बैंक जब आपस में एक दूसरे के साथ जो डील करते हैं, अभी आगे चलकर मैं बताऊंगा रिपो ट्रेड्स क्या होती हैं, लेकिन जो बैंक्स, एक बैंक दूसरे बैंक को पैसे देता है और लेता है, आपको पता ही होगा, अब बैंक आपस में ट्रेड करते हैं ना, तो उस आपस में जो लेने देने का काम है, कोई बैंक कोई थैलों में भर के पैसे थोड़ी दूसरे बैंक को जाके दे के आता है और फिर अगले दिन लेने जाता है कि भैया वापस कर दो हमारे पैसे। ठीक है ना। तो ये एक डिजिटल ट्रांजैक्शन होती है। ये डिजिटल ट्रांजैक्शन का खाता फेडरल रिजर्व के पास होता है। तो अगर एक बैंक ने दूसरे बैंक को ओवरनाइट रिपो ट्रेड जिसे कहते हैं, जैसे, तो एक बैंक ने
ज़रूरत पड़ गई उनको क्लोजिंग के वक्त पैसे की, तो उन्होंने दूसरे बैंक से पैसे लेने हैं और उनको एज ए कोलेटरल ट्रेजरी बॉन्ड्स उसके पास रख देने हैं, दूसरे बैंक के पास। अगले दिन सुबह वो पैसे वापस उसको कर देने हैं, कोलेटरल वापस हो जाना है। तो जो एक दिन का जो कोलेटरल जो उन्होंने दी थी उसके प्राइस में जो डिफरेंस है, तो एक दिन का जो ब्याज देंगे उसे रिपो रेट कहते हैं। ओवरनाइट ट्रांजैक्शंस बिटवीन टू बैंक्स जो हैं उसका जो ब्याज होता है एक दिन का, एक रात का, तो उसको हम रिपो रेट कहते हैं। आपने अक्सर टीवी पे लोगों को सुना होगा रिपो रेट बढ़ गए, रिपो रेट कम हो गए, तो ये रिपो रेट होता है। याद रखना इस बात को, आगे इसका इस्तेमाल होएगा। अच्छा जी, तो डिजिटल पैसा जो है ना, सिर्फ ये दो तरह से इस्तेमाल हो सकता है। बैंकों का जो डिजिटल पैसा है वो दो तरह से इस्तेमाल हो सकता है। एक तो बैंकों का आपस में लेन देन जो है, उसमें ये जो रिजर्व अकाउंट में पैसा ट्रांजैक्शन पड़ी हुई है, पैसा उसका हर बैंक का खाता है फेडरल रिजर्व के पास, तो वो पैसा जो है ना, तो वो बैंक आपस में लेन देन कर सकते हैं। उसका कितना पड़ा हुआ है, हर बैंक का अपना खाता है, तो हमारे अकाउंट में इतने एक्स अमाउंट पड़े हुए हैं, तो उसमें से हम बैंकों को आपस में ले दे सकते हैं, वो आपस में बैंक, या वो फेडरल के साथ भी सीधा कर सकते हैं ट्रेड, कि मुझे इतना पैसा दे दो, मुझे इतना पैसा ले लो। जैसे बैंक आपस में करते हैं वैसे वो फेडरल बैंक के साथ भी कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में मेरा इतना पैसा पड़ा है, एक बैंक का हवा में है वैसा वो डिजिटल पैसा है वो। अभी मैं आगे चल के बताऊंगा कि वो फेडरल का पैसा जो है वो क्या होता है, कहां से आता है, कैसे होता है। अच्छा, तो बैंक को पैसे की जरूरत है तो वो फेडरल से भी ले सकता है और फेडरल को वापस जमा भी करा सकता है। तो फेडरल के पास अगर बैंक का पैसा आ गया एक रात के लिए या दो रातों के लिए, तो वो बैंक को वो इंटरेस्ट पे करेगा। इंटरेस्ट कैसे पे करेगा, कैश नहीं पे करेगा, वो उनके अकाउंट में क्रेडिट बढ़ा देगा, ठीक है ना, क्योंकि उनके पास तो खाता है, तो उसे फेडरल के साथ भी बैंक का लेन देन होता है। अच्छा, पब्लिक का इस अकाउंट से कोई लेना देना नहीं होता, याद रखो, पब्लिक का इससे इन रिजर्व अकाउंट में कोई लेना देना नहीं होता। अच्छा, रिजर्व अकाउंट जो होते हैं वो फेड अकाउंट के बैंक्स जो यूज करते हैं, वो पेमेंट सेटलमेंट का एक तरह से एक्सचेंज हो जाता है। फेड रिजर्व जो है वो एक तरह से एक्सचेंज हो जाता है कि एक बैंक ने दूसरे बैंक से पैसे लिए दिए, वापस में हिसाब किताब नहीं, उनका हिसाब किताब यहाँ पे लेजर यहाँ लगा होता है फेड रिजर्व के पास, तो उन अकाउंट में उसके क्रेडिट कर दिए, उसके डेबिट कर दिए, वो एक्सचेंज का जैसे बताया आपको काम करता है। तो ये जो है ना फेड जो है ये इस डिजिटल करेंसी को जो होल्ड करता है वो उसको यूज करता है एक सिस्टम की लिक्विडिटी और बैंक्स के आपस के लेन देन के हिसाब को का अकाउंट रखने के लिए। तो रिजर्व बैंक और डिपॉजिट जो आम बैंकों में होता है उनमें डिफरेंस क्या होता है? रिजर्व जो होता है उसमें बैंक जो है वो होल्ड करता है उस अकाउंट को, ठीक है, लेकिन जो डिपॉजिट्स होते हैं वो कमर्शियल बैंक के अंदर डिपॉजिट्स होते हैं, लोगों के जो डिपॉजिट्स होते हैं। अच्छा, वो लोगों के बिजनेसेस के लिए वो यूज हो सकते हैं पैसे, लेकिन ये जो रिजर्व के पास डिपॉजिट होते हैं, जो रिजर्व में अकाउंट होता है, वो सिर्फ बैंक से यूज कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा डिफरेंस होता है कि ये क्रिएटेड बाय फेड है और वो जो है क्रिएटेड बाय बैंक लेंडिंग है, जो डिपॉजिट्स बैंक के पास होते हैं। और ये जो रिजर्व बैंक के पास हैं, जो जितने भी अकाउंट में पैसे शो कर रहा है, वो उनको किसी दुकान पे जाके नहीं खर्च किया जा सकता। आगे चल के अभी आपको बताऊंगा किस तरह से वो किस तरह के पैसे होते हैं। और दूसरे जो पैसे हैं वो बैंक्स दुकानों पे कहीं भी इस्तेमाल हो सकते हैं। अच्छा, जैसे आपको बताया कि बैंक्स जो हैं इस पैसे को यूज करते हैं इंटर बैंक पेमेंट के लिए, जैसे आपस के लेन देन के लिए, और ये रिजर्व बैंक का अकाउंट जरूरी है। ये हर बैंक को रिजर्व अकाउंट फेड के साथ रखना जरूरी है। और जैसे कई देशों में क्या होता है कि आपने एक CRR टर्म सुनी होगी, कैश रिजर्व रेशो। तो इंडिया में जैसे बैंकों को एक परसेंटेज ऑफ देयर डिपॉजिट उनको हाथ नहीं लगा सकते, वो उस रिजर्व में जमा करके रखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास
रिजर्व रखते हैं कि इतना पैसा जैसे डिपॉजिट। इस समय इंडिया का CRR जो है वो 3% है। वो RBI डिसाइड करता है बैंकों की हेल्थ के हिसाब से या गवर्नमेंट की पॉलिसीज के हिसाब से कि CRR घटाना है या बढ़ाना है। तो जब वो 3% इस समय इंडिया का RBI का CRR का रेट है, तो बैंकों को 3% जो है ना, अपने जो टोटल डिपॉजिट है उसका 3% जो है उस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो रिजर्व अकाउंट है उसमें दिखाना पड़ता है। वापस आ जाए अमेरिका पे ऊपर। अमेरिका का CRR 0 है और मेरा ख्याल काफी देर से 0 ही है। तो बैंकों को कोई मजबूरी नहीं है कि वो फेड रिजर्व के अकाउंट में कोई भी परसेंटेज अपना डिपॉजिट का जमा करवा के रखे। 0 रिक्वायरमेंट है इस समय। अच्छा, तो दूसरा, अब इंटरेस्ट रेट की बात चलती है कि इंटरेस्ट रेट को कैसे कंट्रोल करता है फेडरल बैंक। आपने सुना होगा कि फेड ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिए, बढ़ा दिए, कर दिए। तो उसके लिए जो है ना, फेड डिसाइड करता है कि बैंक आपस में जो लेन देन करेंगे किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे, उसको कहते हैं फेड फंड रेट। ये फेड फंड रेट बढ़ाता कम करता रहता है, उसकी इंप्लीकेशंस होती हैं शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट के ऊपर। तो बैंक आपस में किस रेट के ऊपर पैसे एक दूसरे से लेंगे या देंगे, उसका डिसीजन फेड करता है, उसको फिक्स कर देता है। उसको फेड इंटरेस्ट रेट कहलाते हैं कि फेड इंटरेस्ट रेट इस समय 350 to 375 जो फेड ने रेट रख रखा है। तो उसी ब्याज के ऊपर बैंक्स आपस में पैसा का लेन देन करते हैं ओवरनाइट, ठीक है, या फेड के साथ जो करना है उन्होंने करना है। अच्छा जी, अब एक रिपो मार्केट के बारे में आपको बताऊं। रिपो मार्केट क्या होती है? बैंक्स जो ओवरनाइट कैश की ट्रांजैक्शन करते हैं ना, जैसे एक बैंक के पास आज शाम को कम हो गए पैसे, तो उसने दूसरे बैंक से लेने हैं, तो जो रेट पे वो रात को लेते हैं ना, उसे रिपो मार्केट कहते हैं। कि बैंकों का आपस का लेन देन जो होता है ना पैसों का ओवरनाइट, उसको रिपो मार्केट कहते हैं। तो एक बैंक के पास फालतू पैसे हैं तो वो उसने दूसरे को दे दिए, फेड को दे दिए, तो रिवर्स रिपो हो गया वो, कि फालतू पैसे हैं, आपने डिपॉजिट करा दिए, आपको एक रात का इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो रिपो होता है कि आपने अपने जो बॉन्ड्स हैं उनको कोलेटरल रख के और पैसे वहां से ले लिए और अगले दिन रिपो किया, वापस लिए अपनी जो बॉन्ड्स हैं और पैसे उनको वापस कर दिए, तो रिपोजेशन कर ली। तो रिवर्स रिपो क्या होता है कि आपने पैसे दिए और उनके बॉन्ड्स अपने पास रख लिए, तो उसको रिवर्स रिपो कहते हैं। तो रिपो रेट जो है ना, उसको फेड डिसाइड करता है। जो फेड का इंटरेस्ट रेट है, तो रिपो रेट्स उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये ट्रेड वो आपस में और फेड के साथ, दोनों के साथ कर सकते हैं जो बैंक है। अच्छा, फेड उनको रिजर्व अकाउंट में मनी क्रेडिट या डेबिट कर देता है, जैसे आपको पहले बताया। तो जब बैंक आपस में भी करते हैं तो उनके भी फेड रिजर्व के अकाउंट में उनका पैसा बढ़ या घट जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि फेडरल बैंक जो है विचोले का काम करता है, जैसे एक्सचेंज होता है बैंकों के दरमियान जो एक्सचेंज होती है। तो एक आपने अक्सर टर्म सुनी होगी QE और QT। अब जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, क्वांटिटेटिव ईजिंग और क्वांटिटेटिव टाइटनिंग, ये फेड करते हैं। तो इसको जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तब आपको पता चलेगा कि ये QE और QT बड़ी इंपॉर्टेंट, ये जो दो टर्म्स हैं। QE मतलब क्वांटिटेटिव ईजिंग। ईजिंग का मतलब होता है कि सिस्टम में पैसे को बढ़ा देना, सिस्टम को पैसे में बढ़ा। यहां फेड की ताकत जो है ना असली, वो यहां इस्तेमाल होती है कि आपने किसी बैंक के रिजर्व बैंक के, फेडरल के पास रिजर्व अकाउंट है ना, तो उस अकाउंट में उनको कोई पूछने वाला नहीं है। वो उस अकाउंट में अपने रिजर्व में पैसा बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं इमेजिनरी तौर पे। तो ना पैसा कहीं से आना है ना कहीं पे गया। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं QT और क्वांटिटेटिव ईजिंग और क्वांटिटेटिव टाइटनिंग क्या होती है। फेड जो होता है ना, वो आपके ट्रेजरी बॉन्ड्स जो है वो खरीद लेता है बैंकों से ट्रेजरी बॉन्ड्स ले लेता है और उनको पैसे दे देता है। जब फेड ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदने लगे बैंकों से और उसके बदले पैसे
उनके अकाउंट, पैसे तो दे नहीं सकता कैश, लेकिन उनके अकाउंट में वो जो रिजर्व बैंक का अकाउंट होता है ना, तो उस रिजर्व अकाउंट में उनको क्रेडिट दिखा देता है कि आपका इतना पैसा इधर ये पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। तो बॉन्ड्स उनके ले लिए, पैसे उनको क्रेडिट कर दिए, वो पैसे बैंक आपस में एक दूसरे के साथ डील करने में वो काम आएंगे। तो सिस्टम में पैसे बढ़ गए, हवा में से पैसे पैदा करके उन्होंने बैंक को क्रेडिट दे दिया कि भैया ये आपके अकाउंट में पैसे इतने आ गए। ठीक है, तो बैंक के पास पैसे आ गए, तो बैंक उसको दूसरे बैंकों के साथ रिजर्व करके फिर अपने लेंडिंग जो है और बढ़ा देगा। तो एक तरह से मनी क्रिएट हो गई, ना प्रिंट हुई मनी, ना मनी किसी से उधार ली, बस उन्होंने बैंक के अकाउंट में, रिजर्व जो अकाउंट होता है उस अकाउंट में पैसे बढ़ा दिए, भैया तेरे पास इतने हो गए। ठीक है ना। अब जैसे आपके पास 50 लाख पड़े हों, तो मैं कहूं कि भैया अब आपके पास कह दूं कि भैया बाजार में कि इसको 1 करोड़ तक की छूट है, तो पैसे तो मैंने आपको नहीं दिए, सिर्फ मेरी आवाज चल गई कि मैंने कह दिया लोगों को भैया इसको 1 करोड़ तक का माल दे दो, तो आप बाजार में से 60 लाख 70 लाख 80 लाख का माल खरीदते हो। ठीक है ना। तो वो पैसे आपको नहीं देने हैं उनको, लोगों को, वो उनका लोगों का अकाउंट मेरे पास है, तो मैंने उन लोगों को क्रेडिट कर देने हैं कि भैया इन्होंने इतना माल लिया आपसे, ठीक है, पैसे उससे नहीं मांगने आपके, मैंने जो मेरे पास आपका अकाउंट था उसमें मैंने आपको क्रेडिट कर दिए। तो बंदे को तसल्ली होगी कि भैया वो माल लेके गया था 10 लाख का, तो मेरे को इस बंदे ने 10 लाख का क्रेडिट दे दिया दूसरे बंदे ने, तो मेरे तो पैसे हैं ना। तो इस तरह से ये एक इमेजिनरी मनी क्रिएट हो जाती है जब क्वांटिटेटिव ईजिंग करते हैं। अच्छा, तो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग क्या होती है? इसका रिवर्स होता है क्वांटिटेटिव टाइटनिंग। वो क्या करते हैं, फेड जो है वो, उसके पास जो ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं वो मिच्योर हो जाते हैं, उनका टाइम होता है ना ट्रेजरी बॉन्ड्स का कि 6 महीने 2 महीने 7 महीने साल 2 साल 10 साल 20 साल 30 साल के ट्रेजरी बॉन्ड जब एक्सपायर होते हैं, उनका मिच्योर हो जाते हैं, टाइम उसका खत्म हो गया। ठीक है, टाइम जब खत्म हो गया, ध्यान से सुना इस बात को, जब उसकी मिच्योरिटी हो गई, अब $1 करोड़ के बॉन्ड्स मिच्योर हो गए, तो यूएस ट्रेजरी जो है, यूएस ट्रेजरी उसने बॉन्ड्स इशू किए हुए हैं ना, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड इशू करती है। तो जब बॉन्ड मिच्योर हो गए तो उन्होंने $1 करोड़ जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो फेड को देना कि भैया ये बॉन्ड्स आपके पास जो थे 1 करोड़, टाइम पूरा हो गया तो ये जो मालिक है उसको उसी को मिलेगा ना पैसा, तो $1 करोड़ आप पकड़ लो। तो $1 करोड़ जब फेड के पास आ गए उसके खाते में, उन्होंने क्या करना है, अपने खाते में से वो $1 करोड़ डिलीट कर देने हैं, वो एंट्री ही नहीं डालनी। समझे मेरी बात? उन्होंने सिस्टम से $1 करोड़ निकाल लिया, क्योंकि पहले तो वो $1 करोड़ घूम रहा था, ट्रेजरी बॉन्ड जो है वैल्यूएबल होते हैं ना, लेकिन अब क्या हुआ, अब जो यूएस ट्रेजरी ने $1 करोड़ के जो बॉन्ड्स एक्सपायर हुए, मिच्योर हुए, उसके जो पैसे दिए फेड को, उस पैसे को उन्होंने अपने खाते में शो ही नहीं किया, डिलीट कर दिया। तो वो एक तरह से पैसे उड़ा दिए सिस्टम में से, दुनिया में से उड़ा दिए। क्वांटिटेटिव ईजिंग और क्वांटिटेटिव टाइटनिंग जो होती है ये परमानेंट होती है। जो क्वांटिटेटिव ईजिंग हो गई, पैसे जो उन्होंने किसी को अकाउंट में शो कर दिए, जैसे मैंने उसको 10 लाख कह दिए थे कि भैया आ गए तेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गए, तो मैंने वो हवा में से पैसे बना दिए, तो वो सिस्टम में रहेंगे हमेशा अभी जो पैसे हैं। तो जब कोई क्वांटिटेटिव टाइटनिंग होती है तो हम वो सिस्टम में से पैसे सक कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तभी जब फेडरल बैंक जो है, सेंट्रल फेडरल बैंक हमारा, जब क्वांटिटेटिव ईजिंग करने पे आता है तो स्टॉक मार्केट बुलिश हो जाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे गिर जाते हैं। तो फेड जो है कंट्रोल करता है इंटरेस्ट रेट को, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट को, क्योंकि लॉन्ग टर्म के इंटरेस्ट रेट पे इंपैक्ट मार्केट डिसाइड करती है कि क्या होना है, लेकिन शॉर्ट टर्म के इंटरेस्ट रेट्स को फेडरल पूरी तरह से कंट्रोल करता है। और इसके पास ताकत है
कि इमेजिनरी डिजिटल मनी क्रिएट कर देना और उसको उड़ा देना सिस्टम से। जब उड़ाना शुरू कर दे, अब 30 बिलियन 50 बिलियन हर महीने ये अपनी कहते हैं बैलेंस शीट जो है, क्या कई बार आपने सुना होगा, कहते हैं कि फेडरल बैंक जो है अपनी बैलेंस शीट टाइट कर रहा है, बैलेंस शीट शॉर्ट कर रहा है, समझे ना। तो एक सारी इमेजिनरी मनी है, डिजिटल मनी है, हवा में मनी है, वो बिना प्रिंटिंग करे हुए पैसा, बिना पैसा, एक तो होता है ना यूएस ट्रेजरी ने प्रिंट किए और मार्केट में पैसे फेंके, वो अलग बात है। लेकिन फेड जो करता है वो बिना प्रिंटिंग किए, यानी कि बिना चाकू चलाए कत्ल, समझे मेरी बात। तो मुझे नहीं पता हिंदुस्तान में रिजर्व बैंक ऐसे ही करता हो या ना करता हो, मोस्ट प्रोबेबली इसी तरह से ये सिस्टम चलते हैं। लेकिन अमेरिका में फेडरल बैंक जो है उसका ये धंधा है कि भैया वो पैसे क्रिएट भी कर सकता है। अब जैसे इंटरेस्ट रेट कम करने हैं इन्होंने, तो इंटरेस्ट रेट जब कम करने हैं तो इसका मतलब है मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, और साथ में साथ क्वांटिटेटिव ईजिंग भी कर देते हैं। एक तो उधर से इंटरेस्ट रेट कम करते हैं, उधर से अपनी बैलेंस शीट को मोटा कर देते हैं। मतलब मैंने खाते में लिखना ही है ना कि भैया हाँ 10 लाख तेरे को क्रेडिट, 20 उसको, 50 उसको, है नहीं मेरे पास, बस हवा में बातें हैं, तो मैंने उनको क्रेडिट कर देना है। तो लोगों ने वो बात मेरी मान लेनी है, क्योंकि वो जो पैसे मेरे अकाउंट में, मेरे अकाउंट में मैं दादा हूं, तो दादे के अकाउंट में जो पैसे आपको बता दिए कि आपके इधर हैं, तो आप आपस में लेन देन जो कर रहे हो, तो वो लेन देन करते रहोगे, उससे ले लेना, उससे ले लेना। तो मैं बिचौला हो गया, तो मैं अपने पैसे आपके क्रेडिट कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा, मर्जी से। जब मेरे पास बहुत सारे हो जाएं तो उनमें से मैं खाते में से उड़ा दूंगा कि भैया अब इतने चले गए। जैसे आपको बताया क्वांटिटेटिव टाइटनिंग में वो क्या करते हैं, जो पैसे उनके पास आते हैं फेड के पास, मतलब पैसे मीन डिजिटल मनी, तो उसको वो उड़ा देते हैं अपने खातों में से। तो वो मार्केट में जो सर्कुलेशन में जितने पैसे होते हैं वो कम हो जाते हैं, और जब क्वांटिटेटिव ईजिंग करते हैं तो मार्केट में पैसे बढ़ जाते हैं, और वो परमानेंटली हमेशा के लिए वो पैसे मार्केट में अगर बढ़ गए तो सर्कुलेशन में पैसे आए तो वो परमानेंटली आ गए। फिर जब इनके पास कभी ऐसा टाइम आ जाता है कि भैया इन्फ्लेशन हो गई है ना, पैसा सर्कुलेशन ज्यादा हो गई, फिर इनको टाइटनिंग करनी पड़ती है, फिर वो उसी पैसे को उड़ाना शुरू कर देते हैं, लोगों से लेकर सक इन करके बैंकों से इधर से, तो मार्केट को टाइट करते ताकि इन्फ्लेशन पे कंट्रोल किया जा सके। इसलिए फेडरल रिजर्व बैंक जो है उसका 2 मेन काम है, 3 लगा लो। एक तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, दूसरा जॉब रेट्स जो है, जॉब अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसको कंट्रोल करना, पैसे कैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट कंट्रोल होता ना, और तीसरा इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करना। 3 काम है इनके, इन्फ्लेशन, जॉब अनएम्प्लॉयमेंट, और तीसरा इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के या घटा के ये दोनों चीजें अचीव करने की कोशिश करते हैं। इंटरेस्ट रेट इज ए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि करते क्या है ये, इंटरेस्ट रेट को घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, प्लस एम्प्लॉयमेंट के। तो इनके टारगेट 2 होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा इन्फ्लेशन। जब वो 2 चीजों से इनको खतरा महसूस हो कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रही है या इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो फिर ये मार्केट सिस्टम में से पैसे सक इन कर लेते हैं, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग कर लेते हैं। इसलिए जब सोना चांदी पिछले 2 हफ्ते पहले गिरा, तो जो केविन वाल्श को इन्होंने बनाया, तो वो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग करने की उसकी हिस्ट्री है, वो इन्फ्लेशन को सप्रेस करने की ज्यादा उसकी टेंडेंसी है। तो जब वो आ गया, प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको नॉमिनेट किया, तो एकदम से स्टॉक मार्केट भी गिरी, सोना चांदी सब कमोडिटीज गिरी। आपको याद होगा जब उसने नॉमिनेट किया था, शायद 29 जनवरी की बात थी। तो क्यों गिरी? इसलिए कि ये फेड चीफ जो है, ही इज टिल्टिंग टूवर्ड्स, इज ए हॉकिश, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, तो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग करेगा ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। ठीक है, जब मार्केट में पैसे फेंकोगे आप, क्वांटिटेटिव ईजिंग करोगे और इंटरेस्ट रेट कम रखोगे, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी ना। पैसा सस्ता है, बैंकों को देने में कोई हर्ज नहीं है, लोग ले रहे हैं और खर्च कर रहे हैं, और अपना इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, सर्कुलेशन में पैसा, स्टॉक मार्केट को आग लगेगी। स्टॉक मार्केट इसलिए टूटी थी
कि ये जो नया फेड चीफ आया है ये क्वांटिटेटिव ईजिंग में बिलीव नहीं करता, टाइटनिंग में बिलीव करता और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में बिलीव करता है। इसलिए सब मार्केटें टूटी थी। हालांकि आना उसने मई में है, अभी उसने सेनेट ने उसको पास करना है, लेकिन स्टॉक मार्केट चलती है, स्पेकुलेशन है ना, ये तो चलती है इमोशंस के ऊपर, ठीक है, न्यूज़ के ऊपर, इमोशंस के ऊपर। तो ये सिस्टम हुआ दोस्तों कि फेड का काम क्या होता है, आपको समझ आया कि इट वर्क्स एज एन एक्सचेंज, ठीक है ना। तो ये परमानेंटली जो है ना क्वांटिटेटिव ईजिंग और क्वांटिटेटिव टाइटनिंग करने का हक रखता है, बिना पैसे छापे हुए। हवा में से पैसे पैदा करता है, हवा में ही ये उड़ा देता है। तो होप आज के बाद जब आपको फेडरल रिजर्व बैंक के बारे में कोई बात होगी तो आपको कुछ आइडिया होगा कि ये क्या बातचीत कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी होगी वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक कर दो और नीचे कमेंट कर दिया करो कि किस टॉपिक के ऊपर आपने वीडियो और सुनना चाहते हो, देखना चाहते हो। तो कोशिश करेंगे हम कि उसके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन आपकी और आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी हो। थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए।